मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी। कंजूस सेठ ने दी दावत। बादशाह खोजा को काजी बनाने जा रहे हैं। यह खबर सुनते ही एक कंजूस सेठ ने भी खोजा को खाने पर बुलाया। हालांकि सेठ जानता था कि खोजा अमीरों का नहीं, गरीबों का हित चिंतक है, पर उसका ख्याल था कि हो सकता है खोजा भी कोई ओहदा पाने के बाद गरीबों से मुंह मोड़ ले और अमीरों की हाँ में हाँ मिलाने लग जाए। पर कहते हैं न आदत अच्छी बड़ी मुश्किल से छूटती है। यही सेठ के साथ भी हुआ। जब खोजा सेठ के घर खाना खाने आया तो सेठ ने अपना कटोरा तो दूध से ऊपर तक भर लिया और खोजा को आधे कटोरे से भी कम दूध परोसते हुए कहा, लो भाई दूध पी लो, आज मेरा खानसामा नदारद है इसलिए, और कुछ तो बन नहीं सकता, कटोरा भर दूध हाजिर है। खोजा बोला, सेठ जी जरा एक आरी तो दीजिए। आरी का क्या करोगे खोजा भाई? सेठ ने हैरानी से पूछा। खोजा बोला, बात यह है कि इस कटोरे का ऊपरी हिस्सा फालतू है, बेहतर यही होगा कि पहले मैं कटोरे के इस ऊपरी हिस्से को आरी से काट दूं। खोजा की बात सुन सेठ जोर जोर हंसने लगा। वह हंसता रहा। जब उसने देखा कि उसकी हंसी में खोजा शामिल हो ही नहीं रहा तो अचानक चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि इस समय उसे यूं राक्षसों की तरह नहीं हंसना चाहिए था। अब भूल सुधार का एक ही उपाय है कि कोई हल्की फुल्की बात शुरू करके माहौल को बदला जाए। अपनी हंसी के दौरान सेठ को राक्षस का विषय बनाते हुए खोजा से पूछा, खोजा तुम तो हजारों औंधे सीधे लोगों से मिलते हो, अब काजी बन जाने के बाद और भी ज्यादा लोगों से मिलोगे। क्या तुम कभी राक्षस से भी मिले हो? मैं जीवन में कम से कम एक बार किसी राक्षस से मिलने की तमन्ना रखता हूँ। क्या तुम इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हो? खोजा बोला, जरूर, आप तो रोजाना एक राक्षस को देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि रोजाना सुबह उठते ही आईने में अपनी शक्ल देख लिया करें। खोजा की बात सुनकर सेठ ने मन ही मन सोचा, यह शख्स जो मेरे बारे में इतनी खराब राय रखता है, आड़े वक्त में मेरा लिहाज कतई नहीं करेगा। खोजा के जाने के बाद सेठ ने इस समझदारी के लिए खुद ही अपनी पीठ थपथपाई कि अच्छा हुआ जो मैंने आधा दूध ही खर्च किया। कहीं मुर्ग मुसल्लम बनवा लिया होता तो मैं अच्छे खासे घाटे में रहता। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। अनोखा नुस्खा। नसरुद्दीन खोजा एक अच्छा हकीम भी था। एक बार चर्बी से लदा एक सेठ उसके पास आया और उससे बोला, खोजा मैं अपने मोटापे से बहुत परेशान हूँ, क्या तुम मेरी इस बीमारी का इलाज कर सकते हो? खोजा ने सेठ को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा, फिर बोला, जरूर कर सकता हूँ। सेठ बोला, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, पर इलाज करने से पहले मेरी एक शर्त है। वह क्या? खोजा ने पूछा। मैं इलाज करवाऊंगा लेकिन इलाज के नाम पर एक चुटकी भर दवाई नहीं खाऊंगा। मैं दवाई खाने से तंग आ चुका हूँ। हाँ, यदि तुम किसी और तरीके से इलाज कर सकते हो तो मुझे एतराज नहीं होगा, पर तुम इसका मतलब यह मत निकालना कि मैं इलाज नहीं करवाना चाहता। बोले, मंजूर है। खोजा ने कहा, कुछ खास नहीं, मैं जो नुस्खा लिख रहा हूँ उसे घर जाकर पढ़ लेना। इसके साथ ही खोजा ने एक कागज पर नुस्खा लिखा और उसके पुड़िया की तरह मोड़कर सेठ के साथ पर रख दिया। नुस्खे में लिखा था, आप 15 दिन के अंदर मर जाएंगे। खोजा की हिदायत के अनुसार घर पहुंचकर सेठ ने जैसे ही वह अनोखा नुस्खा पढ़ा, उसकी तो पैरों तले जमीन ही खिसकने लगी। अगले ही पल सेठ पलंग पर ढेर हो गया। घबराहट के मारे न तो वह नान खा पाया और न एक घूंट चाय पी सका। अगले 15 दिन में सेठ के मोटे शरीर की चर्बी ऐसे गायब हो गई जैसे कभी खोजा के गधे के सिर से सींग गायब हुए होंगे। सेठ की काया कंकाल मात्र रह गई। जब 15 दिन बीत गए तो फिर से वह खोजा के पास पहुंचा। सेठ को देखते ही खोजा बोला, आप जरूर मुझे अपने इलाज के बदले इनाम देने आए होंगे। सेठ झुंझलाकर बोला, खोजा तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने तो कहा था कि मैं 15 दिन के अंदर मर जाऊंगा, फिर भी मैं जिंदा कैसे हूँ? खोजा ने सेठ को आड़े लेते हुए कहा, ज्यादा चालाकी न दिखाइए सेठ जी, जो मेरे नुस्खे की बदौलत आपने फालतू चर्बी से छुटकारा पा लिया है, लाइए जल्दी से मेरी फीस निकाल दीजिए। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।
मुल्ला नसीरुद्दीन खोजा की कहानी। अनमोल तोहफा। एक बार बादशाह ने देश के तमाम बड़े अफसरों, रईसों और बुद्धिमान लोगों को अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित किया। सभी लोग सज-धज कर बादशाह के यहाँ पहुँचे। इन मेहमानों में खोजा नसरुद्दीन भी था। बादशाह के निमंत्रण पर आए उन सभी लोगों में से किसी की भी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर हमारे कंजूस बादशाह ने यह दावत दी तो क्यों दी। सबसे ज्यादा उलझन में था खोजा। बादशाह के यहाँ दावत पर पहुँचे सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि बादशाह ने उन्हें बुलाया है तो शायद इसलिए कि वह उन्हें खिला पिलाकर कई महीनों तक नए नए बहानों से नए नए टैक्स लगाकर उनसे दावत की कीमत वसूल कर लेगा। लेकिन खोजा के पास तो एक गधे के अतिरिक्त और कोई पूंजी भी नहीं है। वैसे भी बादशाह जिन दिनों बीमार चल रहा था, तब खोजा ने दूर की सोची थी। उसके बाद तो बादशाह को खोजा की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी। खैर, दस्तरखान बिछे, सबने छक कर भोजन किया, डकारे ली और रवानगी की तैयारियां करने लगे। तभी देखते क्या है कि राजमहल के भीतर से कुछ राज कर्मचारी उपहारों के टुकड़े लेकर आ रहे हैं। पहले तो उन्हें यही लगा कि जो उपहार लेकर वे यहाँ आए थे और बादशाह की नजर किए थे वही उपहार वापस आ रहे हैं, लेकिन जब तमाम टुकड़ों में एक जैसी चीजें ही नजर आईं तो उनका अंदाज गलत निकला। बादशाह ने तमाम मेहमानों को कपड़ों का एक जोड़ा भेंट किया। सबसे अंत में बारी आई खोजा की, उसे भी एक जोड़े कपड़ा भेंट किया गया। लेकिन खोजा को दिया गया जोड़ा बाकी तमाम जोड़ों से एकदम अलग था। वह जोड़ा आदमी के पहनने वाले कपड़े का न होकर गधे की पीठ पर रखे जाने वाले जामे का था। खोजा ने जैसे ही उस जोड़े को खोल कर देखा, उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे अपमानित करने के उद्देश्य से ही उसे इस दावत में आमंत्रित किया गया है। सबके सामने बादशाह ने उसे यह जताने की कोशिश की है कि वह एक जोड़ी कपड़े के लायक भी नहीं है। बादशाह की निगाह में मुझे ज्यादा औकात मेरे गधे की है। फिर इससे पहले कि वहां मौजूद मेहमान खोजा की हंसी उड़ाएं, खोजा ने हंसते हुए कहा, मेहरबानो, आप सब देख रहे हैं कि बादशाह हुजूर मुझे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने आप सबको तो बाजार में मिलने वाले आम रेशम के कपड़े का जोड़ा दिया है, लेकिन मुझे तो उन्होंने स्वयं का जामा ही भेंट में दे दिया है। खोजा की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी मेहमान ठहाके लगाकर हंसने लगे, लेकिन बादशाह के चेहरे पर जैसे कालिक ही पुत गई। वह मुंह फेर कर चुपचाप महल में चला गया। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।